Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का 8वां लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है इंट्राडे के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कि प्राइस क्यों मूव करता है ऊपर और नीचे, थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे सर्किट ब्रेकर, सर्किट फिल्टर्स मार्केट में किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या रोल होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी चलिए समझते हैं कि प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ क्यों मूव करता है। तो जैसा कि आप लोग मार्केट में देखे होंगे, कैंडल बनती हैं, प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, वो क्यों होता है। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले प्री मार्केट सेशन में कि ऑर्डर्स आते हैं और फिर वो ऑर्डर्स पे हम लोग एक आइडियल ओपनिंग प्राइस डिस्कवर करते हैं वहाँ से, प्री मार्केट सेशन से, ठीक है। उसके बाद प्राइस जब मार्केट ओपन होता है उसके बाद ऊपर नीचे कैसे करता है, जैसे जैसे ऑर्डर्स लगते जाते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका इजी लैंग्वेज में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक फ्रूट मार्केट है, जैसा एग्जांपल उस समय लिए थे वैसा ही लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए अभी फ्रूट मार्केट है, एक आम का मार्केट है, पूरा आम की शॉप है, यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ एक शॉप है, यहाँ एक शॉप है। अब बायर्स आते हैं, मान लीजिए इसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है, अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 100 रुपये पर केजी चल रहा है। अभी एक बायर आता है, वो बोलता है कि मुझे 101 रुपये किलो चाहिए, और यहाँ पे एक राजी हो जाता है देने के लिए, यहाँ पे एक आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं 101 रुपये किलो में दूंगा। ये प्राइस मूव होके चली जाएगी 101 रुपये, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्राइस 101। फिर बायर आएगा एक और, वो बोलेगा कि मुझे 102 रुपये किलो चाहिए, तो वो फिर ऐसे प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये हो जाएगा 102 रुपीज़। अब जैसे मान लीजिए कुछ बायर्स आएंगे, अब इनके पास ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिसके पास सामान है उसको बेचना है, और जिसको खरीदना है उसके पास भी एक ऑब्लिगेशन है कि उसको सामान चाहिए ही चाहिए अगर उसको खरीदना है तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए अगर बायर्स ज़्यादा हैं, तो बायर्स ज़्यादा हैं तो ये लोग अपना प्राइस लगा सकते हैं, ठीक है। ये अपने प्राइस पे एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मान लीजिए बायर्स बोल रहा है 100 रुपये, तो नहीं, मैं 100 रुपये पे नहीं दूंगा, मैं 100, मुझे 101 रुपये पे बेचना है, ठीक है, जो जिसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। और अगर कुछ बायर्स हैं जिनके कुछ बायर्स हैं और कुछ सेलर्स हैं, जो सेलर्स फ्रेश सेलर्स आ रहे हैं उनको बायर्स चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे उनको देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए बायर्स अगर ज़्यादा हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, अगर बायर्स ज़्यादा हैं तो। अगर सेलर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस एग्जीक्यूट होगा वो बायर्स का होगा अगर सेलर्स मार्केट में ज़्यादा हैं तो। वहाँ पे क्योंकि देखिए, अगर बेचने वाले के पास सामान ज़्यादा है, खरीदने वाले कम हैं, तो वहाँ पे एक हो जाता है कि उसको तो सामान बेचना ही है, तो वो बायर अपना प्राइस अगर कम भी में खरीदने के लिए बोलेंगे तो उसको बेचना पड़ेगा अगर उसके पास सामान है तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई बायर आता है, वो बोलता है मुझे नहीं, मैं इतने में नहीं खरीदूंगा, मुझे 99 रुपीज़ में चाहिए, मुझे 99 रुपीज़ पर केजी में अगर मिलेगा तो मैं लूँगा, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा। तो ये प्राइस अगर यहाँ से कोई बेचने के लिए तैयार होता है तो यहाँ से जब ये प्राइस मूव करेगा, यहाँ से प्राइस हो जाएगा ये 99। तो प्राइस इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। अभी हमने देख लिया किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है। जैसे जैसे बायर्स जो आएंगे, जैसे जैसे प्राइस ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जाता है, जैसे जैसे माल बिकता जाता है, उसी तरीके से प्राइस ऊपर नीचे होता जाता है। जैसे कुछ लोग ऊपर खरीदने के लिए तैयार है तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, फिर कुछ लोग नीचे बेचने के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए तैयार हैं, तो प्राइस नीचे चला जाएगा। तो इसी तरीके से प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से प्राइस मूव करता है। लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा मैं इसको किस तरीके से मूव करता है, तो वहाँ पे भी चलिए, और वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस भी हम लोग करना वहाँ पे सीखेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस मूवमेंट किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। अभी आप एक ध्यान यहाँ पे लगाइए कि ये प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। और अभी मैं इधर आपको मार्केट डेप्थ ओपन करता हूँ। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है जून का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये क्वांटिटी है, यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिख रहा है। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था प्री मार्केट सेशन, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ ऑर्डर्स, जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे। और तो प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ये सब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिड एंड ऑफर, ये आस्क जो है ऑफर है, तो यहाँ पर इस प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये अब देखिए 270 269 हो रहा है, और उसी हिसाब से ऑर्डर्स भी
ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता जा रहा है वो ऑर्डर हटता जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो बीड एंड आस्क का स्प्रेड होता है वो बहुत कम है। देखिए ये 82 87, तो 5 रुपये का डिफरेंस अगर 32,000 33,000 में कोई ज़्यादा डिफरेंस माना नहीं जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ही तेज़ी से ये देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है। ये डिफरेंस बहुत कम होता तो धीरे धीरे मूव करता, जैसे कि अगर ये डिफरेंस जैसे 25 पैसे 30 पैसे का होता तो ये धीरे धीरे मूवमेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे तेज़ी से हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक बार यहाँ पे प्राइस एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा प्राइस यहाँ एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एग्जीक्यूट होगा तो ये यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से मूव करता है कि प्राइस जैसे जैसे एग्जीक्यूट ऑर्डर होता जाता है, किस प्राइस पे ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो प्राइस वहाँ पे मूव करता जाता है। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्राइस मूवमेंट कैसे होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि वॉल्यूम से हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि मार्केट का मूड क्या है, मार्केट किस तरफ जाना चाहता है। तो यहाँ पर 1 मिनट में हम वॉल्यूम मत देखिए, अगर वो आपको वॉल्यूम देखना है तो मिनिमम 2 मिनट में जाइए, क्योंकि अगर 2 मिनट में आप आते हैं तो एक्शन और रिएक्शन दोनों पता चल जाता है कि 1 मिनट में एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन क्या है वो भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक पहले मिनट में नीचे आया और दूसरे मिनट में ये ऊपर चला गया, तो ये आपको यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पर प्राइस से पता चल रहा है। अब यहाँ पे वॉल्यूम के एनालिसिस कैसे करेंगे? वॉल्यूम जब आप एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम को कभी भी आप इंडिविजुअल कैंडल पे एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको हमेशा हम लोग एक दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए प्रीवियस कैंडल, अगर आप इस कैंडल की बात करेंगे, ये कैंडल बुलिश कैंडल है, ठीक है। अब इसको हम लोग पता कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि कंफर्म हो रहा है? यहाँ पर देखिए, ये अगर इसमें आप वॉल्यूम देखेंगे, ये कैंडल में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो ज़्यादा है, ठीक है। प्रीवियस कैंडल से इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रीवियस कैंडल यहाँ पे रेड थी। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल है, ये बीच में बंद हुआ है, डोजी टाइप का कैंडल बना है यहाँ पर। इसके बाद ये मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ, उसकी तरफ ऊपर मूवमेंट होने लगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ ऊपर नीचे और ये वॉल्यूम इतना था। और फिर वॉल्यूम जब बढ़ा तो प्राइस किधर मूव किया? प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया, नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया है वॉल्यूम बढ़ने पे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग बाई करने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बायस का प्राइस एग्जीक्यूट हो रहा है। बायस जो चाह रहे हैं कि बायस डोमिनेट कर रहे हैं प्राइस को। ये कैसे डिस्कस करेंगे? जैसे हमने डिस्कस किया कि सेलर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे आता है, बायर्स ज़्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। ये प्योर डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है यहाँ पर, कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस नीचे आएगा। तो इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये कैंडल देखेंगे, अगर आप ये कैंडल देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा आया लेकिन इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला। अगर अगला कैंडल देखिए, अगला कैंडल भी रेड होता, यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया होता, वॉल्यूम इतना ही होता लेकिन कम होता, प्राइस भी नीचे आया होता, तो यहाँ पर आप मानते कि बेरिश हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऊपर निकल गया, मतलब ये नीचे तो आया, यहाँ से फिर बायर्स भी आ गए और बायर्स इसको ऊपर की तरफ ले गए हैं। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम है लेकिन कैंडल इससे ज़्यादा ग्रीन बनी है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर बायर्स ने प्राइस को ज़्यादा डोमिनेट किया है, मार्केट ऊपर यहाँ पर तेज़ी से गया है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे ये आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये कैंडल को अगर आप देखेंगे, इस कैंडल को और इस कैंडल का साइज दोनों बराबर है, लेकिन अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे कम था लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा सपोर्ट जो है ये अब स्ट्रांग हो रहा है। यहाँ से देखिए, ये कैंडल भी यहीं से रिवर्स कर गई है, तो ये जो एरिया है, ये जो सपोर्ट एरिया है, ये अब स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है तो ये सपोर्ट एरिया स्ट्रांग हो रहा है, यहाँ से बायर्स की एंट्री हो रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे ये भी बायर की कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे अगर ये मार्केट नीचे तो लाया था सेलर्स ने, लेकिन इसको फिर से ये ऊपर की तरफ ले गए हैं बायर्स। इसके बाद ये सेलर्स फिर से यहाँ पे आए। अभी देखिए यहाँ वॉल्यूम कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की तरफ ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे बायर्स की प्राइस एग्जीक्यूट हो रही है। और देख लिया कि वॉल्यूम को थोड़ा सा एनालिसिस कैसे करते हैं। ये आपका ओवरव्यू एक है कि वॉल्यूम का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कंपैरेटिवली देखिए, आप किसी इंडिविजुअल कैंडल का वॉल्यूम देख के नहीं बता सकते कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। आप यहाँ पर कैंडल देखिए, यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा थे। अब ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, देखिए ये जो दो कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स बड़ी कैंडल्स हैं, ठीक है। अब ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ और यहाँ पर इसको लाइन एक ड्रॉ करूँ तो ये एरिया जो है, ये एक एरिया है, ये एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। अगर 35,360 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे देता है तो एक आपको इसमें अप मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार टेस्ट हो चुका है। और ये जो सेलर्स हैं, ये जो सेलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बेचा है, इनका स्टॉप लॉस कहीं इसी एरिया के आसपास में होगा।
तो अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो ये ऊपर की तरफ इसमें आपको तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है और ये निचले लेवल पे है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं जूम आउट करूँगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये नीचे है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट एरिया पे है, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है सपोर्ट के पास आके, तो यहाँ पे एक आपको एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा, अपने हाई के आसपास फिर से दोबारा ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो ये लेवल है, ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ये हो सकता है अगर इसको ब्रेक करे ऊपर के साइड में तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। तो यहाँ पे अभी इसको ब्रेक किया है। अब ये कैंडल का, इस कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको आप ध्यान से देखिए, ये आपको क्या बता रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर ये कैंडल यहाँ कहीं क्लोज नहीं होती तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि ये जो लेवल था, ठीक है, बहुतों का स्टॉप लॉस यहाँ पड़ा होगा, लेकिन बहुत लोग क्या है प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो इस एरिया के आसपास अपना इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ से जो सेलर्स आए हैं ये डिफेंड कर रहे हैं पोजीशन, ठीक है। अगर अभी ये इस कैंडल को अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से, एक सेकेंड। अगर आप यहाँ पर इस कैंडल को देख पा रहे होंगे तो ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ, मतलब यहाँ से फिर से सेलर्स आ गए, ठीक है। तो अगर अब क्या है, ये थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है, क्योंकि यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, सॉरी यहाँ से बायर्स आ रहे हैं और यहाँ से आ रहे हैं सेलर्स। तो ये हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अभी अगर जिस भी साइड एक हेल्दी कैंडल बनेगा उस साइड अगर ब्रेक करेगा तो उस साइड आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी हम लोग चलते हैं, एक डाउट जो आता है कॉमन कि अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ से सेलर्स आए और जब बायर्स की संख्या कम है, यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं जब बायर्स कम है और सेलर्स ज़्यादा हैं। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जब बायर्स कम होते हैं और सेलर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बायर्स कम हुए और सेलर्स ज़्यादा हुए तो प्राइस कहाँ गया। अगर बायर्स कम हुए और सेलर्स ज़्यादा हुए तो प्राइस कहाँ गया, तो प्राइस आया नीचे, ठीक है। और यहीं पे अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्राइस तो नीचे आ रहा है, लेकिन अगर एक आदमी ऐसा भी सोच सकता है कि प्राइस अगर नीचे आ रहा है तो फ़ायदा किसको हो रहा है, बायर्स को भी हो रहा है। एक नज़रिया देखने का ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो जो बायर्स हैं वो सस्ते में खरीद सकते हैं, ये देखने का नज़रिया हुआ, ठीक है। और एक नज़रिया यहीं पे ये हुआ कि जो यहाँ पे सेल किया होगा, ठीक है, फ़ायदा सेलर्स को क्यों होता है जब प्राइस नीचे आता है, तो जो पहले से बेचा हुआ है उसको फ़ायदा हो रहा है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है, बायर्स कम हो रहे हैं, मतलब बायर्स यहाँ पे ख़रीदने के लिए इस प्राइस पे तैयार नहीं है और प्राइस और नीचे आ रहा है, तो जो पहले से बेचेगा, जब आप तब बेचेंगे जब बायर्स का खरीदने का मूड नहीं है तो प्राइस और नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बायर्स ने बेचा, सॉरी सेलर्स ने बेचा, और यहाँ से अगर बायर्स कम हुए और प्राइस नीचे आया, सेलर्स की संख्या बढ़ी और या फिर बायर्स की संख्या घटी, दोनों में से कोई भी एक केस हुआ और प्राइस नीचे आया, तो यहाँ पे फायदा किसको हुआ, बायर्स को हुआ। बायर्स को क्यों फायदा हुआ, यहाँ पर एक देखने का नजरिया हुआ, बायर्स को फायदा हुआ क्योंकि बायर्स को यहाँ पे नीचे प्रॉफिट खरीदने का मौका मिला। लेकिन एक्चुअल में फायदा किसको हुआ, जो पोजीशन यहाँ बनाया था उसको फायदा हुआ कि वो अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे फायदा सेलर को हुआ, जो यहाँ पे सेल किया था, जो अगर प्राइस नीचे आया तो सेलर को हुआ, क्योंकि वो सेलर जो है वो अपना प्रॉफिट अपना जो फायदा था उसको कन्वर्ट कर लिया प्रॉफिट में। और यहीं पे अगर इस यहाँ पे जो बायर था, यहाँ पे जिसने बाई किया है, इस कैंडल पे जिसने बाई किया है, इसको प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस इसके ऊपर रहे। ये प्राइस इसके ऊपर कब रहेगा, जब यहाँ पे बायर्स की संख्या ज़्यादा होगी या फिर सेलर्स की संख्या कम होगी तब। और यहाँ पे सेलर्स को फायदा कब होगा, कब होगा सेलर्स को फायदा, अगर यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे सेलर को फायदा कब होगा, सेलर को फायदा तब होगा जब ये प्राइस जिसने यहाँ पे बेचा है ये प्राइस इसके भी नीचे आ जाए। ये जो फ्रेश सेलर है, ठीक है, फ्रेश सेलर जो है, प्राइस अगर इसके भी नीचे आ जाए तो उसको फायदा है। और एक फायदा कब है, एक फायदा तब है ये प्राइस ऊपर जा रहा है, जो फ्रेश सेलर होगा वो इस पॉइंट का वेट करेगा और इस प्राइस पॉइंट पे उसको महंगे में प्राइस मिलेगा और यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये इसको फायदा होगा। अगर यहाँ से नीचे आए, ये सेलर जो है इसको यहाँ से फायदा हुआ, लेकिन एक्चुअल में फायदा किसको हुआ, फायदा इसको हुआ जो यहाँ से बाई किया था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, आराम से बस यही देखो कि सिंपल, बायर ज़्यादा है प्राइस ऊपर, बायर कम है प्राइस नीचे, सेलर ज़्यादा है प्राइस नीचे, सेलर कम है प्राइस ऊपर, बस सिंपल सा लॉजिक रखो। और अगर यहाँ पे वॉल्यूम एनालिसिस हम लोग कर रहे थे तो यहाँ पर एक और पॉइंट मैं डिस्कस यहाँ पे करना चाहूँगा
ये देखिए ये एक अभी सपोर्ट बन चुका है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है रेजिस्टेंस, अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैंडल को एनालिसिस कीजिए आप, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये थोड़ा सा लाइन हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पर आप वॉल्यूम कहाँ पर देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे आप यहाँ पर, ये जो एरिया है यहाँ पर आप वॉल्यूम देखेंगे, मैं कर्सर ले जाऊँगा, आप वॉल्यूम देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, इस कैंडल पे अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिख रहा है 63.9 के, ठीक है। यहाँ पर 63.9 के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हैं यहाँ पर, मतलब एक बाई किया है एक सेल किया है, तब एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एक ने बेचा है एक ने खरीदा है, हर पॉइंट पे बायर और सेलर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया है, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोगों ने सेल किया है, 63.9 के लोगों ने सेल किया है। और अब ये कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, अगर आप ये कैंडल यहाँ पर ये कैंडल देखेंगे, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, वहाँ पे जाइए वॉल्यूम देखिए, वहाँ पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है 26.9 के, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि यहाँ पर जो बायर है वो बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बायर्स बाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ये 26.9 के वाले लोगों ने ही इसको नीचे की तरफ खींच दिया, जबकि यहाँ पर इसको नीचे की तरफ खींचने के लिए मेहनत लगा था, यहाँ पर कितने लोग आए थे, एक सेकंड, 63.9 के, यहाँ पे आए थे 63.9 के। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे तो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टेड चीज़, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिख रही है, ये कैंडल्स देखिए, ये जो कैंडल्स हैं यहाँ पर, ये कैंडल्स को देखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन कैंडल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि इस प्राइस पॉइंट पे, आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए वॉल्यूम पे, यहाँ पर वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए, और मैं अपना पॉइंट ले जाता हूँ इस कैंडल पे। इस कैंडल पे अगर आप देखेंगे 38.5 के लोगों ने बाई किया है और सेल किया है, ठीक है। प्राइस लेकिन कौन ऊपर ले गया है, बायर्स, ठीक है। अब इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, यहाँ पे भी बायर्स कम है और यहाँ पे बायर्स कम है, हाँ यहाँ बायर्स कम है, लेकिन प्राइस ऊपर की तरफ मूव किया है, मतलब यहाँ पे सेलर सेल करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्ट दो चीज़ पता चल गई कि यहाँ पे बायर बाई नहीं करना चाह रहा है और यहाँ पे सेलर सेल नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ से अब डिसीजन क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ से बायर्स आ रहे हैं और यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में कंसोलिडेशन हो रहा है, देखिए बहुत देर से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत देर से एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब बायर्स कब आएंगे, इस प्राइस पॉइंट पे बायर्स कब आएंगे, जब ये प्राइस इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, एक सेकेंड, इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से वॉल्यूम पे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडल में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये वॉल्यूम क्लोज कहाँ किया है, इतनी बड़ी कैंडल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 38,000 लोग थे और यहाँ पे थे कितने हज़ार लोग, 18, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थे 13,000 लोग, ठीक है। लेकिन प्राइस मूवमेंट में इससे ज़्यादा ऊपर गया है यहाँ पर, ठीक है। और ये कैंडल देखिए, यहाँ पर आपको सेलर्स की संख्या दिख रही है, लाल है, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस का एग्जीक्यूशन हुआ है, प्राइस जो मूवमेंट हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, तो यहाँ पे डोमिनेशन जो है प्राइस पे यहाँ पे बायर्स का आ गया है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स फिर से डिफेंड करना शुरू कर दिए हैं। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये आपको बता रही हैं कि सेलर्स फिर से डिफेंड करना शुरू किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी बनी हुई है, जब बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई चलती है कि प्राइस किधर जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो इसको हटाते हैं, अभी यहाँ पर देखिए इसको ब्रेक किया, इसके बाद ये जब ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग मिल गई, इसके बाद बायर्स की एंट्री हुई है। कितनी तगड़ी बायर्स की एंट्री हुई है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ये इस रेंज में देखेंगे तो एक लास्ट जो वॉल्यूम था इतना ज़्यादा ये कब था, इस कैंडल पे, लेकिन ये कैंडल इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं दे पाई थी, ठीक है। कायदे से इसको, ये इतना कम वॉल्यूम में इतना नीचे आया है तो इसको यहाँ और नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ा बायर्स डोमिनेट कर रहे थे, थोड़ा सा लड़ाई चल रही थी, तो अभी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को एनालाइज करिए। यहाँ पर आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे चार्ट पे, जितना ज़्यादा कैंडल्स को रीड करेंगे, उतना ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज हासिल करते जाएंगे आप, और जैसे जैसे इसको सीखते जाएंगे उतना ही अच्छा आपको ये रिजल्ट देता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा वॉल्यूम एनालिसिस भी देख लिया। यहाँ पे मेन मोटिव मेरा ये समझाने का था कि प्राइस कैसे मूव करता है। प्राइस ऐसे मूव करता है, यहाँ प्राइस पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुआ तो प्राइस यहाँ आ गया, प्राइस यहाँ एग्जीक्यूट हुआ तो प्राइस यहाँ चला गया। इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, हर सेकेंड हर माइक्रो सेकेंड मूव करता रहता है। इसको अगर आप
छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट से भी ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो माइक्रो सेकेंड्स में मूव करता रहता है प्राइस। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ ऑर्डर तो वैसे ही वो अपना प्राइस मूवमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझ चुके हैं प्राइस मूवमेंट किस तरीके से होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने वॉल्यूम एनालिसिस को भी एक ओवरव्यू ले लिया है और किस तरीके से ट्रेड करते हैं। आने वाले समय में थोड़ी एडवांस चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अभी यहीं तक रखते हैं इसको। और अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और लोअर सर्किट, अपर सर्किट और टाइप ऑफ ऑर्डर्स को हमने डिस्कस कर लिया था, वो था हमारा एक प्राइस वाइज। अभी हम लोग एक टाइप ऑफ ऑर्डर डिस्कस करेंगे जो होगा हमारा क्वांटिटी वाइज, कि क्वांटिटी वाइज भी ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। ये रिटेलर्स के लिए नहीं होते हैं, ये बड़े लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं प्राइस बैंड क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड देखिए दो होते हैं, एक आपका प्राइमरी मार्केट में होता है, एक होता है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जो होता है दोस्तों उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सेकेंडरी मार्केट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस बैंड होता है उसको चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस बैंड होता है वो एक बैरियर होता है, मतलब कि डेली मूवमेंट, किसी भी स्टॉक का डेली मूवमेंट कितना हो सकता है मैक्सिमम वो बताता है। ये हो सकता है 2%, ये हो सकता है 5%, या हो सकता है 10%, या फिर हो सकता है 15 या फिर 20%। ठीक है, ये डिसाइड करते ही आपकी सेबी, या फिर सॉरी सेबी नहीं करती, यहाँ पे एनएससी डिसाइड करती है लिक्विडिटी के हिसाब से इसका जो भी इसका प्राइस बैंड होता है, या फिर कंपनी से कंसल्ट करके ये एक प्रोसीजर होता है वो उस तरीके से डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कैसे होता है, मान लीजिए अगर एग्जांपल के लिए देखें तो, और ये जो 2% कैलकुलेट होगा यहाँ पर, ये प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस पे होगा। मान लीजिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर हमारा 100 रुपये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको पता कैसे चलेगा कि ये कल कितना मूव कर सकता है। तो यहाँ पर जो इसका अपर सर्किट मान लीजिए हम लोग लेते हैं, सॉरी यहाँ पर जो इसका प्राइस बैंड लेते हैं वो 10% का हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कल जो स्टॉक अगर ये ओपन होता है तो ये मैक्सिमम जा सकता है 110, या फिर जा सकता है ये 90। इससे ना नीचे आ सकता है और ना ही इससे ऊपर जा सकता है। ये होता है जो इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए होता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना जाए और बहुत ज़्यादा नीचे भी ना जाए। एक दिन में इतना मूवमेंट काफ़ी होता है, अगर ये मूवमेंट इतना हो जाता है तो इसके बाद इसमें ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें आप ट्रेडिंग उस दिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो उस दिन आप इसमें मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो प्राइस बैंड होता है ये एक सेगमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होता है। मान लीजिए कोई स्टॉक है, जैसे SBIN है, SBIN का स्टॉक है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन यहाँ पे भी इसका अवेलेबल है, मतलब इसको आप हेज कर सकते हैं। इसके लिए प्राइस बैंड एप्लीकेबल नहीं होता है। हेजिंग क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जब एडवांस थोड़ा पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हेजिंग डिस्कस करेंगे। एक तरीके से हेजिंग रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होता है, वहाँ पर आप हेजिंग करके अपना रिस्क थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई भी प्राइस बैंड एप्लीकेबल नहीं होता है। जिस भी स्टॉक का, मान लीजिए कोई भी स्टॉक है उसका फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो वो उसमें आप उसको प्राइस बैंड के अंदर नहीं रख सकते। एक आपको थियोरेटिकली देखने को मिलेगा, अगर आप मनी कंट्रोल पे देखेंगे या फिर किसी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो उसका अपर बैंड और लोअर बैंड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं होता है अगर उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आपका प्राइस बैंड एप्लीकेबल होगा। और एक दिन और होता है जहाँ पर मान लीजिए अगर आप प्राइमरी मार्केट से आप सेकेंडरी मार्केट में आते हैं, पहले दिन जिस दिन लिस्टिंग होती है, किसी भी स्टॉक की लिस्टिंग होती है प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में, एक सेकेंड, अगर कोई स्टॉक प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आ रहा है, ठीक है, तो वो पहला दिन जिस दिन वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होगा उस दिन कोई भी बैंड एप्लीकेबल नहीं होता है। उस दिन वो कितना भी ऊपर जा सकता है या फिर कितना भी नीचे जा सकता है। तो ये दो कंडीशन होता है जहाँ पे आपका प्राइस बैंड एप्लीकेबल नहीं होता है। एक क्या होता है, जिन स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल है उन स्टॉक्स के लिए। दूसरा होता है पहले दिन जिस दिन अब प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में कोई भी स्टॉक आ रहा है तो उसके लिए प्राइस बैंड एप्लीकेबल नहीं होता है। और दोस्तों सर्किट ब्रेकर्स को क्या होते हैं, सर्किट ब्रेकर देखिए मार्केट के लिए सर्किट ब्रेकर, एक सेकंड, देखिए यहाँ पर मार्केट के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मार्केट हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, उसके लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक तरीके से ये ब्रेकर है, जैसे आपने स्पीड ब्रेकर देखा है, ये उसी तरीके से एक स्पीड ब्रेकर है। ये मेनली होता है 10%, 15% और 20%। ये एप्लीकेबल होता है किसी भी इंडेक्स के लिए, मार्केट वाइज ये लगता है और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है जनरली 10% और 15%, 20% पे, ये अभी हम लोग एनएससी की वेबसाइट पे डायरेक्ट चल के देखेंगे, वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर बस इतना समझिए
कि जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं ये एक तरीके से स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अगर मार्केट 10% मूव कर गया तो यहाँ से पे थोड़ा सा रोकेंगे इसको, उसके बाद अगर 15% मूव कर गया तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, और अगर 20% मूव कर गया तो उस दिन मार्केट बंद कर देंगे। 20% से ज़्यादा कोई भी इंडेक्स मूव नहीं कर सकता है यहाँ पर, और उसके लिए चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शन हो या ना हो, वहाँ पर कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई भी इंडेक्स है, कोई भी मार्केट है, वो 20% से ज़्यादा एक दिन में मूव नहीं कर सकता है। या तो 20% ऊपर जा सकता है, 20% से नीचे जा सकता है, इससे ज़्यादा ये कहीं नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर अभी एनएससी की वेबसाइट पे हम लोग हैं, ये देखिए प्राइस बैंड लिखा हुआ है। यहाँ पे 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, यहाँ पे 20% भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये भी हर सिक्योरिटी के लिए लागू होता है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, देखिए कि ये, और एक लाइन और यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि स्क्रिप्ट्स ऑन विच नो डेरिवेटिव प्रोडक्ट आर अवेलेबल बट विच आर पार्ट ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव्स आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू प्राइस बैंड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि जो स्क्रिप्ट है, मान लीजिए कोई भी स्क्रिप्ट है, वो किसी इंडेक्स का पार्ट है, जिस इंडेक्स का डेरिवेटिव मार्केट में सेगमेंट में उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो भी उसको प्राइस बैंड के लिए एप्लीकेबल किया जाता है, उसके लिए कोई छूट नहीं दिया जाता है। अगर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर वो इंडेक्स में है, लेकिन वो अगर इंडेक्स में है, उसका अगर डेरिवेटिव में नहीं है, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है, तो उसको आप हेज नहीं कर सकते। हेज नहीं कर सकते मतलब क्या? उसमें रिस्क आप कम नहीं कर सकते। अगर मार्केट गिर रहा है तो उसको हेज नहीं कर सकते। हेजिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं जब आगे बढ़ूंगा तो थोड़ा एडवांस पॉइंट है, उसको समझाऊंगा। अभी यहाँ पर हेजिंग को आप सिर्फ इतना समझिए कि हेजिंग एक तरीके से रिस्क को कम किया जाता है। तो प्राइस बैंड एप्लीकेबल क्यों नहीं होता है? जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मार्केट मूव कर रहा है किसी भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप वहाँ पे, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वहाँ से अपना उसको बाई या फिर सेल करके अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने बाई किया हुआ है तो उसको, उसी प्रोडक्ट को फ्यूचर में सेल कर देंगे, तो वो मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वहाँ से जो आपका रिस्क नीचे आने पे जो लॉस होता है वो वहाँ से प्रॉफिट में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इस पर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसके बारे में हम जब लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ पर चर्चा करेंगे फिर से। अभी देखिए ये सब जो थ्योरी वाला पार्ट है, अगर इसको आप डेट वगैरह पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं सिर्फ इतना यहाँ पे दिखाने के लिए आया हूँ कि देखिए, जब 10% का लिमिट हिट होता है, यहाँ पर जब देखिए अगर 10% का लिमिट हिट हुआ 1 बजे से पहले, तो वहाँ पर 45 मिनट का हॉल्ट होगा और 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन होता है वहाँ पर। ठीक है, प्री मार्केट सेशन जब भी हॉल्ट होगा तो वहाँ पे प्री मार्केट सेशन जरूर होगा, अगर मार्केट उसके बाद ओपन होना है तो। इसके बाद देखिए, अगर 1 बजे से 2 बजे के, सॉरी 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में होता है तो 15 मिनट का मार्केट हॉल्ट होता है, और उसके बाद 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन। और अगर 2 बजे 2:30 बजे के बाद अगर 10% का मोमेंटम वहाँ पे हिट करता है तो वहाँ पर कोई हॉल्ट नहीं होता है, वहाँ पे मार्केट चलता रहता है। और देखिए 15 मिनट का जब जो लेवल है, 15 मिनट का लेवल अगर हिट करता है 1 बजे से पहले, तो यहाँ पर 1 घंटा 45 मिनट तक मार्केट को बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 15 मिनट का प्री मार्केट सेशन, और उसके बाद मार्केट चालू। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये भी देखिए 1 बजे से लेके 2 बजे तक, यहाँ पर टाइमिंग थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 2 बजे है, यहाँ पे कितना टाइम था? 2:30 बजे था, यहाँ पर 2 बजे है। तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर यहाँ पर 15% का ट्रिगर हिट होता है तो यहाँ पर 45 मिनट का हॉल्ट होगा और 15 मिनट का यहाँ पर फिर से प्री मार्केट सेशन होगा। अगर 2 बजे के बाद होता है 15 मिनट हिट, सॉरी 15% अगर हिट होता है 2 बजे के बाद, तो यहाँ पर पूरे दिन के लिए फिर उसके बाद बंद कर दिया जाता है, उसके बाद मार्केट ओपन नहीं किया जाता है। उसी तरीके से अगर 20% कभी भी हिट हो जाए, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, 9:15 से लेके 3:30 बजे तक कभी भी अगर हिट हो जाता है 20%, तो उसके बाद पूरे दिन के लिए मार्केट बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे अगर मार्केट बंद हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मार्केट बंद हो रहा है तो क्यों ही जरूरत होगा प्री मार्केट सेशन का। देखिए अभी हम लोगों ने देखा प्राइस बैंड क्या होता है, सर्किट ब्रेकर्स क्या होता है। अभी देखिए ये वक्रांगी का चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको एग्जांपल दिखाने के लिए आपको ओपन किया हूँ, ताकि आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। देखिए अभी ये चार्ट है आपका वक्रांगी का, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 12:15 पे, यहाँ पर 12:30 हो गया है। ये लाल वाली जो कैंडल है 12:15 की कैंडल है। तो ये 12:15 पे अपना लोअर बैंड हिट करता है, और उसके बाद पूरे दिन के लिए इसमें मार्केट में, सॉरी इस स्टॉक में आपका ट्रेडिंग बंद कर दिया गया। देखिए जैसे ही ये 10% हिट हुआ इसका, और ये इसका ट्रेडिंग इसका बंद हो गया। अगले दिन खुलते ही 10% हिट हुआ, पूरे दिन के लिए मार्केट बंद। उसके अगले दिन खुलते ही 10% का लोअर लिमिट हिट हुआ और मार्केट बंद। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखता है कि ये मार्केट, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये मार्केट में, सॉरी ये स्टॉक अपना लोअर बैंड हिट किया,
और इसका ट्रेडिंग सेशन बंद कर दिया गया, क्योंकि ये इसका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इसका रिस्क मैनेज कर सकें, हेजिंग कर सकें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इन्वेस्टर इससे बचा रहे, इसके लिए यहाँ पर आपको लाया गया है प्राइस बैंड का कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर ये 10%, यहाँ पे मान लीजिए 30% गिर गया है, ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10% करके 30% गिर गया। ये हो सकता था एक दिन में भी ये डिक्लाइन हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होता कि निकलने का मौका नहीं मिलता। जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर निकले हैं, यहाँ पर जो लोग निकले हैं, जो लोग यहाँ पर निकले हैं, कुछ लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, कुछ लोग यहाँ पर निकल गए होंगे, तो ये निकलने का मौका नहीं मिलता, वो धड़ाधड़ गिर जाता, तो बहुत लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो इससे बचने के लिए लाया गया है प्राइस बैंड का कॉन्सेप्ट। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है, आपको मैंने वो क्लियर कर दिया, क्योंकि वहाँ पे आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट है, और ये है 5 फरवरी का। यहाँ पर आपको डेट दिख रहा होगा, 5 फरवरी का चार्ट है। ये इस दिन अपना अपर बैंड हिट किया है। अपर बैंड मतलब 10% का लिमिट हिट किया, उसके बाद 15 मिनट के लिए देखिए इसमें हॉल्ट किया गया, और उसके बाद फिर से इसका स्टॉक ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट कर दिया गया। तो ये क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में रजिस्टर्ड है, इसका प्रोडक्ट अवेलेबल है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, इसलिए इसको 15 मिनट के लिए रोका गया। क्योंकि 15 मिनट में इसका प्री मार्केट सेशन जो आपने देखा था कि वो हॉल्ट करने के बाद होता है, तो यहाँ पर देखिए पहले ही मिनट में ये हिट कर दिया, तो फिर उसको 15 मिनट के लिए रोक दिया गया। एक प्राइस फिर से डिसाइड किया गया, शायद ये प्राइस वहीं से आया है, फिर उसके बाद ये फिर उसी प्राइस से स्टार्ट करके फिर से ट्रेडिंग इसमें स्टार्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से इसमें चलता है। देखिए अभी आप लोगों ने सीख लिया, देख लिया कि किस तरीके से प्राइस बैंड वर्क करता है। और अभी मैं सर्किट ब्रेकर का आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। देखिए ये चार्ट है निफ्टी 50 का, और ये तारीख कौन सा है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 13 मार्च 2020। ये कोरोना का न्यूज आया था, बहुत बड़ा न्यूज था, और लोग डर के मारे यहाँ पे सेलिंग करना शुरू किए थे, और 10% का इसने सर्किट हिट किया था। 10% का सर्किट हिट करने के बाद यहाँ पर देखिए मार्केट हॉल्ट कर दिया गया, मार्केट को रोक दिया गया। उसके बाद प्री मार्केट सेशन के बाद फिर से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर फिर से एक बार मार्केट को हॉल्ट किया गया कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, या फिर यहाँ पे प्राइस का रीजन रहा होगा। लेकिन ये जो था यहाँ पर 10% मार्केट हिट करता है, उसके बाद देखिए मार्केट हॉल्ट हो गया। अभी अगर यहाँ पे टाइम अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 45 मिनट तक के लिए मार्केट हॉल्ट किया गया था। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया गया था, लगभग 10-15 मिनट के लिए। फिर से यहाँ से मार्केट स्टार्ट कर दिया गया, और मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा अपर मूव, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब जैसे मान लीजिए इसने लोअर सर्किट हिट किया, 10% का हिट किया, इसके बाद हुआ क्या, लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ से अब कितना ही नीचे जाएगा, 10% तो अब आ गया नीचे, तो यहाँ से फिर बाइंग करना शुरू करते हैं, या फिर कुछ बुल्स आते हैं जो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं और इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अगर इसको आप आगे बढ़ा के देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं। यहाँ पर अच्छा खासा फिर उसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट भी देखने को मिला है। ये कैंडल लगभग ऊपर की तरफ भी 10 से 12% फिर मूव करके गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है, वोलेटाइल मार्केट हो जाता है, और इस तरीके के गैप अप गैप डाउन में आप ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी हम लोगों ने प्राइस बैंड का भी एग्जांपल देख लिया, और सर्किट ब्रेकर का भी एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अभी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा प्राइस बैंड क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। अभी हम लोग टाइप ऑफ ऑर्डर्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था टाइप ऑफ ऑर्डर जो था वो प्राइस बेस पे था। अभी मैं आपको एक टाइप ऑफ ऑर्डर बताने वाला हूँ जो क्वांटिटी बेस पे है, ठीक है। कि यहाँ पे क्वांटिटी बेस पे भी ऑर्डर लगाए जाते हैं, जो जैसे मान लीजिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्वांटिटी बेस पे ऑर्डर लगाते हैं, क्या कि ज़्यादा टाइम में एग्जीक्यूट ना हो, जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे 2 टाइप का ऑर्डर होते हैं। एक टाइप का ऑर्डर होता है, पहला टाइप का ऑल और नन। यहाँ पे होता है ऑल और नन। इसका मतलब क्या है कि वो अगर 5 लाख क्वांटिटी डाले हैं किसी भी स्टॉक में, तो वो एक बार में या फिर एक आदमी कोई खरीदना चाहिए। मतलब कि अगर ये इसको बाई करने के लिए डाले हैं, सॉरी अगर इसको सेल करने के लिए डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो बायर है, यहाँ पे जो बायर बैठा है, उसका जो ऑर्डर है वो क्वांटिटी 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट होगा नहीं। उसके बाद दूसरा जो ऑर्डर है होता है दोस्तों, ये होता है मिनिमम फिल ऑर्डर। यहाँ पे होता है ये मिनिमम फिल ऑर्डर, मतलब कि अगर ये 5 लाख का ऑर्डर डाला है, ठीक है, 5 लाख क्वांटिटी इसको सेल करनी है, तो ये डाल देगा 1 लाख मिनिमम फिल ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 5 लाख का है तो 1 लाख से कम क्वांटिटी अगर कोई बायर है यहाँ पे तो वो नहीं खरीद सकता है। इसके पास अगर 1 लाख का बायर आया तो वही खरीदेगा, और यहाँ से 1 लाख वाले 5 बायर आके खरीद सकते हैं, या फिर वो 5 लाख एक आदमी भी खरीद सकता है। तो ये देखिए
ये होता है बड़े प्लेयर्स के लिए, बड़े प्लेयर्स लगाते हैं, लेकिन इसका एक मिसयूज भी लोग करते हैं कि जो छोटे स्टॉक्स में होता है, मान लीजिए कोई 10-20 रुपए का या फिर 2-3 रुपए का स्टॉक है, ठीक है, कोई 2-3 रुपए का स्टॉक है, तो वहाँ पर होता क्या है, मान लीजिए कोई बिग प्लेयर आया या फिर जो स्टॉक को मैनिपुलेट करने वाले किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं उसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए सर्कुलर ट्रेडिंग इसका नाम होता है, ये इलीगल है, इंडिया में लीगल नहीं है, कहीं पे भी लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं होता है। यहाँ पे करते क्या है, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग बैठ गए, ठीक है, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, कहीं पे भी ये बैठे हैं, मान लीजिए अपने कंट्री में कहीं पे भी बैठे हैं, इसने 5 लाख क्वांटिटी डाली 3.5 रुपीज़ पे बाई करने के लिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी बायर ही नहीं है, अब ये बंदा इसको बाई करता है 3.5 पे, इसके बाद ये ऑर्डर डालता है 4 रुपीज़ पे, मान लीजिए इसने 4 रुपीज़ पे ऑर्डर डाला, मिनिमम इसमें ऑल और नन ऑर्डर हैं, सारे ऑर्डर जो लग रहे हैं ऑल और नन ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है, 5-5 लाख क्वांटिटी है, सारे ऑर्डर ऑल और नन। इसने बाई किया इसको 4 रुपये पे, फिर इसने 4.5 पे, फिर ऐसे ही घूम के धीरे धीरे अब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। यहाँ पर आते आते प्राइस क्या हो गया, इसने बेचा कितने में था, 3.5 रुपीज़ में, ठीक है, इसने खरीदा था 3.5 में, फिर यहाँ पे हो गया 4 से हो गया 4.5, 4.5 से हो गया यहाँ पर 5 रुपीज़। तो इस तरीके से ये मूव करके अब कहाँ पे पहुँच गया, 5 रुपीज़। और ये कितना परसेंट मूव कर गया, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये 2 रुपये का मूवमेंट हो गया, अप्रॉक्सीमेट 67% का यहाँ पे मूवमेंट हो चुका है। अगर कोई भी स्टॉक 3 से 5 चला जाता है, मान लीजिए 67% का मूवमेंट एक दिन में, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे एक प्राइस बैंड डिसाइड कर दिया गया है कि ये स्टॉक मान लीजिए 3 रुपये का है, तो ये 10% से ज़्यादा नहीं मूव कर सकता, मतलब ये 30 पैसे से ज़्यादा मूव कर ही नहीं सकता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई ये ऑटोमेटिक अवॉइड हो गई इस चीज़ से, प्राइस बैंड से, ये एक्टिविटी यहाँ से हट गई। देखिए अभी हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की वो प्राइस से, वॉल्यूम से कहीं ना कहीं रिलेटेड था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने भी इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और ये जो एक्टिविटी है ये इलीगल है, तो ऐसा करने की कोशिश ना करें। और इससे बचा कैसे जा सकता है, आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, इस तरह की अनएथिकल एक्टिविटी जिसमें ना हो पाए, मतलब क्या कि उसमें ज़्यादा ये इम्पॉसिबल टाइप का पॉसिबल ना हो, कि आसान ना हो उसमें करना, तो थोड़ा इस तरह की एक्टिविटी आपको उसमें कम देखने को मिलेगी, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग उसमें कम होगी, अगर सिंपल लैंग्वेज में उसको आप समझे तो। और यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं, और शॉर्ट कवरिंग आपको सुनने को मिलेगा ये शब्द, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है, लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है मतलब जिसने पोजीशन लिया था लॉन्ग, मतलब जिसने बाई किया था, वो अब कर रहा है सेल, ठीक है, ये सेल किया तो ये हो गया लॉन्ग अनवाइंडिंग। और शॉर्ट कवरिंग कब को होता है, किसी ने सेल किया है अब वो कर रहा है बाई, तो ये होता है आपका शॉर्ट कवरिंग, मतलब ये पोजीशन अपना कवर कर रहे हैं और ये लोग अपना जो भी है पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे हैं। मतलब कोई बाई करके सेल कर रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग अनवाइंडिंग, और जो सेल करके बाई करेगा उसको बोलेंगे शॉर्ट कवरिंग। और एक और चीज़ आता है यहाँ पे पोजीशन रोल ओवर करना। पोजीशन रोल ओवर करना क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर पोजीशन रोल ओवर करना मतलब मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, मे का कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर मैंने लिया था मे का कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे जून के कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए इसमें लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, इससे मैटर नहीं कर रहा है ये तो आप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए मान लीजिए अब मुझे जाना है जून में, अब मुझे वही पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है यहाँ पर, ठीक है, अब वही पोजीशन मुझे यहाँ पर लेके जाना है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर मैंने बाई किया है तो इसमें मुझे सेल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सेल कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको फिर से बाई कर लिया, तो यहाँ पर ये कब होता है, ये जनरली आपको देखने को मिलेगा, आपको एक्सपायरी के दिन, मंथली एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग। जिसने सेल किया होगा वो इसी कॉन्ट्रैक्ट को बाई करेगा, जिसने बाई किया होगा उसको सेल करेगा। तो यहाँ पर आपको एक्सपायरी के दिन इसीलिए आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, लास्ट के 15 से 20 मिनट में या फिर लास्ट के हाफ एन आवर में आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है एक्सपायरी के दिन किसी भी इंडेक्स में। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आप अपर लिमिट जो लोअर लिमिट कहाँ से देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मनी कंट्रोल पे आएंगे, मनी कंट्रोल पे आने के बाद कोई भी कंपनी का नाम सर्च करेंगे, यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने लिया हुआ है, इसके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिमिट दिख जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूसी लिमिट, ये लिखा हुआ है एलसी लिमिट, मतलब लोअर सर्किट लिमिट एंड अपर सर्किट लिमिट। अगर कल मार्केट यहाँ ओपन होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला था कि लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन इसका सेगमेंट में इसका प्रोडक्ट है, तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप देखना चाहेंगे तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही ऑसम वीडियो शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों के लिए लाने वाले हैं। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।